जी हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पास्ट पेपर जो बलूचिस्तान बोर्ड ने लिया। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सेकंड ईयर का पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर था और उस पेपर के अंदर ग्रामर की कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बनाया, और वो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर ऐसा है कि अगर जिस बच्चे को वो ग्रामर को आती है वो सॉल्व कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको सारी ग्रामर आती है। तो आए उस पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उस पेपर के अंदर ऐसा क्या है कि जो हमारी सारी ग्रामर की जो जरूरियात को पूरा कर सकता है। ठीक है जी, तो चलते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये है जी हमारा पहला क्वेश्चन। पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। वो कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्री जो है, जो डेवलपिंग का वर्ड यूज हुआ है, ये वाला डेवलपिंग का, ये ऑब्वियसली प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किस सेंस में यूज हुआ है? तो हम आप बताते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है। अब देखें, जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस पढ़ी हैं और उनको पता है कि ये जो वर्ब प्लस आईएनजी वाली जो वर्ब की फॉर्म होती है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के हमने 4 फंक्शंस पढ़े हैं, याद है ना आपको? उनमें से एक फंक्शन ये है कि ये टेंस में यूज होता है। जैसे उसने कहा पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ। ठीक है, हैरत हुई क्वेश्चन देख के मुझे। आगे देखो, शी इज अ डैश ऑफिसर, चूज द पार्टिसिपल एंड फिल द ब्लैंक्स। अब हमने पार्टिसिपल यूज करना है। शी इज अ रिटायर ऑफिसर, शी इज अ रिटायर्ड ऑफिसर, शी इज अ रिटायरिंग ऑफिसर नहीं होगा, शी इज अ रिटायर्ड ऑफिसर होगा। ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो उसने पूछा चूज द करेक्ट पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल प्रेजेंट भी होते हैं और पास्ट भी होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि रिटायरिंग ऑफिसर का मतलब ये है कि वो ऑफिसर रिटायर हो रहा है, और रिटायर्ड का मतलब है कि वो ऑफिसर रिटायर्ड हो चुका है। ये जो रिटायर्ड होता है ये पास्ट, इसको पैसिव पार्टिसिपल कहते हैं, और ये एक एक्टिव पार्टिसिपल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड लास्ट वीक। वो कहता है पार्टिसिपल इन द सेंटेंस इज यूज्ड। ये जो डिस्ट्रॉयड है डी, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। और ये पास्ट पार्टिसिपल देखें वॉस के बाद आ रहा है। ये जो बी फॉर्म वर्ब के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये या तो टेंस बनाता है, ठीक है, तो जैसे टेंस बना देता है, या ये पैसिव वॉइस बना देता है। तो ये किस टेंस में यूज हो रहा है? ऑब्वियसली ये पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है। द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड लास्ट वीक, तो ये पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइविंग कार केयरफुली इज द हैबिट। इज द हैबिट, तो जेरेंट इन द सेंटेंस इज फंक्शन। बेटा ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है, इसके हमने 4 फंक्शन पढ़े थे, और 4 फंक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है कि ये टेंस में यूज हुआ है, दूसरा एडजेक्टिव में होता है। यहाँ पर ये एज ए ड्राइविंग, ड्राइविंग इज हर हैबिट है। और ड्राइविंग कैसी है? कार को ड्राइव करता है वो। तो ये ड्राइविंग कार यहाँ पर एज ए नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, गाड़ी को चलाना। तो यहाँ पे चूंकि ये नाउन है, तो इसलिए हम कहेंगे जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन बनता है तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो यहाँ जेरेंड आ रहा है। अच्छा, इसने तो क्वेश्चन दिया ही नहीं जेरेंड वाला। तो ये पूछ रहा है कि ये सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। तो आपको पता है कि सेंटेंस जब बनता है तो एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल हो सकता है। ये हमारा बीटा आंसर होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं आया हुआ, और एज एन एडवर्ब का तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, poking nose in others matter is not a good work. gerund phrase in the sentence is working. अब ये जो poking nose है, वो कहता है कि सेंटेंस में किस फंक्शन के लिहाज से यूज हो रही है। तो अगेन ये एज ए सब्जेक्ट होगा कि what is not a good work। तो poking nose in others matter, किसी के काम में टांग अड़ाने को अच्छा ख्याल नहीं किया जाता, तो ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रही है। तो ये हमारा अल्फा ठीक होगा। इसके बाद है दैट नारायण इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको देखेंगे ये लफ्ज दैट लगा हुआ है, दैट कंजंक्शन है। इसके बाद नारायण इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये एक क्लॉज है, और ये क्लॉज का आगाज दैट से हो रहा है। बेटा याद रखिएगा, वो क्लॉज जो दैट से शुरू हो और उसके फौरन बाद देखें ये वर्ब आ रहा हो, जैसे ये इज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी नाउन क्लॉज बन गई। तो ये हमारा आंसर नाउन क्लॉज होगा, ए नाउन क्लॉज। ये देखें बीटा में आंसर आया हुआ इसका। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद है नंबर 7 में, इवन दो वी इनवाइटेड हिम ही डिड नॉट कम, द एडवर्बियल क्लॉज इन द सेंटेंस। अब एडवर्बियल क्लॉज कौन सी है? आपको याद होगा ए वाइट बस के अंदर हमने इवन दो का वर्ड याद किया हुआ था। तो इवन दो से मुराद ये है, ये अब एक एडवर्बियल, ये अब एक एडवर्बियल क्लॉज फिर डिपेंडेंट क्लॉज बनने वाली है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या बना रही है? इसके नाम आ गए, तो ये एक कंसेशन क्लॉज बना रही है। इसके बाद है नंबर 8 में, द गर्ल हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज लास्ट टाइम इन पाकिस्तान, द एडवर्बियल क्लॉज इन द सेंटेंस। एडवर्बियल क्लॉज कैसे शुरू होगी? ये देखें, लास्ट टाइम इन पाकिस्तान, द गर्ल हु से, who received Nobel Prize, ये एडवर्बियल क्लॉज नहीं है, लास्ट टाइम इन पाकिस्तान। द एडवर्बियल क्लॉज इन द सेंटेंस इज, इसमें एडवर्बियल क्लॉज तो कोई बनती नहीं होगी, तो हु से शुरू हो रहा है। द गर्ल हु रिसीव्ड प्राइज लास्ट टाइम इन पाकिस्तान, द एडवर्बियल क्लॉज इन द सेंटेंस इज एन एसेंशियल। अच्छा अच्छा, ये गलत है भाई, इसका क्वेश्चन ही गलत है। एडवर्बियल क्लॉज नहीं है ये,
ये क्लॉज है ना, हु रिसीव्ड वाली क्लॉज, हु से लेकर रिसीव नोबेल प्राइज लास्ट टाइम इन पाकिस्तान, ये जो सारी की सारी फ्रेज है ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, क्योंकि इससे पहले नाउन आ रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज पूछ रहा है कि इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है। तो हमने इसको बताना है द गर्ल, कौन सी गर्ल जिसने प्राइज जीता, तो वो इसेंशियल, क्योंकि इससे पहले कॉमन ही लगा हुआ, तो हम इसको कहेंगे ये इसेंशियल क्लॉज है। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन इसका गलत लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको जो है ना वो तोड़ निकाल ली। While playing hockey, she got injured. The phrase in the sentence, अब ये phrase कौन सी बन रही है जी? While playing hockey, बिल्कुल ये phrase है, क्योंकि देखें while playing के सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ये phrase sentence में कैसे यूज हो रही है? ये adjective phrase है, adverb phrase है, essential phrase है या noun phrase है? तो she got injured, जब कब इंजर्ड हुआ? जब वो हॉकी खेल रहा था। तो ये जब का आंसर दे रहा है, टाइम का आंसर दे रहा है, तो टाइम का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है और ये एडवर्ब फ्रेज होगी, लिहाजा ये हमारा बीटा आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद है अनलेस दे वर्क हार्ड दे कैन नॉट। देखिए अनलेस से बनने वाली क्लॉज डिपेंडेंट होती है और डिपेंडेंट क्लॉज भी ये एडवर्बियल क्लॉज बनाएगी। तो यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ ये क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है, लिहाजा ये हमारा आ जाएगा आंसर अल्फा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दिस विल बी अल्फा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हमने 8 पढ़ लिया है। इवन दो वी इनवाइटेड, ये हमने कर लिया 7वां क्वेश्चन जी, 8वां 10वां कर लिया हमने जी। वाइल ये 10वां 11 करेंगे जी हम। ही शेक्सपियर, ही इज शेक्सपियर द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस। अब हम किसी भी नाम को वो बना दें, हमने उसको एज और लाइक नहीं लगाया, तो उसका मतलब ये सिमिली नहीं है, ये मेटाफर है, तो इसका बीटा आंसर होगा। इसके बाद माय फादर गिफ्टेड मी अ कार, नाउन कार इन द सेंटेंस इज, इसमें ये कार क्या चीज है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो देखें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माय फादर गिफ्टेड मी, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट नहीं किया, बल्कि जो चीज गिफ्ट की है वो क्या? कार है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कार होगा। इसके बाद है द वेदर ऑफ क्वेटा इज वेरी चिली नाउ डेज, तो नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेज कौन सी है जी? ये देखें द वेदर ऑफ क्वेटा, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, और ये कैसे यूज हो रही है? सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रही है। ठीक है ना, व्हाट इज चिली वेदर, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। आई वांट टू एक्सप्लेन दैट थ्योरी, द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस इज फंक्शन। इसमें इन्फिनेटिव कौन सा हो रहा है? आई वांट टू एक्सप्लेन, ये है जी टू एक्सप्लेन। तो टू एक्सप्लेन वांट के फौरन बाद आ रहा है और ये उसका आंसर दे रहा है आई वांट व्हाट, तो आई वांट टू एक्सप्लेन, तो ये एज ए नाउन के तौर पर आ रही है। हैरत है ना, ये नाउन है। हमने ये पढ़, याद है आपको, याद होगा मैंने कहा था जो टू इन्फिनेटिव है ना, ये बड़ा डेंजरस है, ये हम जो ना ये हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तो हम इंशाल्लाह इसको ये यहाँ पे एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द यूनिट, बी द बेस्ट ऑफ द, बी द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द चिल, बी अ स्क्रब और बुश, ये चार्ली ऑप्शन होगा। ये किसी बुक से दिया हुआ है, ज्यादा ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है। लेडी आपको बताइएगा कि आपसे कितने आंसर आपने सही किए और किसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे आपने जरूर पूछना है। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी।